तो बच्चों, स्वागत है आपका। आज हम वाइट बुक एकेडमी के इस ऑनलाइन सेशन में आज हम बात करेंगे अपने क्लास 10th के जो सीरीज़ चल रही थी उस सीरीज़ में आज हम एक नई स्टार्टिंग करने वाले हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी एक एमसीक्यू सीरीज़। इस एमसीक्यू सीरीज़ में आज हम बात करेंगे चैप्टर फर्स्ट की, और यही सीरीज़ आपकी लगातार चलती रहेगी और कोशिश करेंगे आपके जो अपने टोटल चैप्टर्स हैं उन पूरे टोटल चैप्टर्स को जितने भी एमसीक्यूज बन रहे हैं, एक अप्रोक्स हम 50 एमसीक्यूज का टारगेट लेके चल रहे हैं। ये 50 एमसीक्यूज आपको हर चैप्टर से कवर करवाएंगे हम यहाँ पे सीरीज में। तो उसी को लेके आज आपके लिए चैप्टर फर्स्ट की क्लास लगाई गई है। तो चैप्टर फर्स्ट दैट इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, उसकी आज हम एमसीक्यू की प्रैक्टिस करेंगे। तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं, बहुत जल्दी जल्दी स्टार्ट करेंगे और कोशिश करेंगे वहीं पर हम समझते भी जाएं। तो पहला क्वेश्चन है, केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स। केमिकल रिएक्शन में क्या होता है? तो ऑप्शन हमें दिए गए कि ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स, ओनली ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स, ओनली फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स और न्यू बॉन्ड चेंज। मतलब तो पहला ऑप्शन में बोला गया है कि बॉन्ड्स का बनना और बॉन्ड्स का टूटना। सेकंड ऑप्शन दिया गया है सिर्फ बॉन्ड्स टूटते हैं। थर्ड फॉर्म ऑप्शन दिया गया है कि नए बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होना, और डी ऑप्शन दिया गया है हमें कि कोई भी बॉन्ड चेंज नहीं होना। तो हमारा जो ऑप्शन यहाँ पे सही रहेगा वो ऑप्शन हमारा कौन सा रहेगा? वो ऑप्शन रहेगा हमारा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्यों? क्योंकि यहाँ पे बताया गया है कि एक केमिकल रिएक्शन जो होता है, बेटा याद रखना हमेशा, उस केमिकल रिएक्शन में हम नए बॉन्ड्स को बनाते हैं और बॉन्ड्स को तोड़ते हैं। क्यों? क्योंकि आप देखते हो भैया, मान लो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या हो रहा है? सर कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो हम रिएक्टेंट्स को कंबाइन करते हैं। तो कंबाइन करते हैं मतलब कि सर मतलब वहाँ पे बॉन्ड को हम बना रहे हैं। तो जब बॉन्ड बना रहे हैं उसके बाद कि बेटा फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देख लो, या फिर अपने डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो, इन रिएक्शंस में क्या होता है कि सर इन रिएक्शंस में हम बॉन्ड को ब्रेक करते हैं। क्या करेंगे? बॉन्ड को ब्रेक करेंगे। तो केमिकल रिएक्शन क्या है? केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स। सेकंड क्वेश्चन हमें दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द केमिकल चेंज। इनमें से कौन सा केमिकल चेंज है? पहला मेल्टिंग ऑफ आइस, मतलब बर्फ का पिघलना। सेकंड बॉइलिंग ऑफ वाटर, पानी का उबलना। थर्ड रस्टिंग ऑफ आयरन, मतलब आयरन में हमारे लोहे में जंग लगना। और डी हमें दिया गया है डिसॉल्विंग शुगर इन वाटर, पानी में चीनी का घुलना। तो भाई मेल्टिंग ऑफ आइस तो भाई एक फिजिकल चेंज है, टेम्परेचर कम होता है या टेम्परेचर ज्यादा होता है उससे आइस पे इफेक्ट पड़ता है। सेकंड बॉइलिंग ऑफ वाटर, पानी का उबलना, ये भी एक फिजिकल चेंज है। पानी उबल के भाप बन जाता है, उस भाप को हम इकट्ठा कर ले तो वो कहीं ना कहीं फिर से पानी बन जाता है। और फिर हम बात करें ऑप्शन डी की डिसॉल्विंग शुगर इन वाटर, पानी में चीनी का घुलना, ये भी एक तरह का फिजिकल चेंज में ही आ जाता है। लेकिन थर्ड ऑप्शन जो हमें दिया गया रस्टिंग ऑफ आयरन, जहां पर हम देखते हैं कि आयरन में जंग लगना। जंग लगना कौन सी? कि सर वहां पर बनती है फेरस फेरस ऑक्साइड। जब आयरन में जंग लगती है तो वहां पर एक फेरस ऑक्साइड बनती है। क्या बनती है? ये सब फेरस ऑक्साइड बनती है, इसको हम क्या बोलते हैं? Fe2O3। तो ये जो फेरस ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है वो आयरन में जंग लगने से होता है, इसीलिए हम बोलते हैं कि रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ केमिकल चेंज। थर्ड ऑप्शन, हाँ थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इनमें से कौन सी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है? तो हमें पहला दिया गया H2O2। यहाँ पर भी H के दो बॉन्ड हमें दिए गए हैं, O2 के दो मॉलिक्यूल दिए गए, लेकिन यहाँ पर क्या ये बैलेंस नहीं है। सेकंड 2H2, मतलब हाइड्रोजन के अपने 2 to the 4 हो गया और 2 to the 4 ठीक है, और ऑक्सीजन के 2 हो गए। ऑक्सीजन का यहाँ पर एक के दिए गए, आगे 2 लगा हुआ है, तो ऑक्सीजन के अपने कितने हो जाएंगे? कि ऑक्सीजन के यहाँ पे हो जाएंगे 2। तो इस हिसाब से हमारा ये बैलेंस्ड हो जाएगा। थर्ड हम ऑप्शन देखते हैं तो H2, यहाँ पर दो H के मॉलिक्यूल्स हैं और यहाँ पर हमें ऑक्सीजन के दिए गए हैं आधे मॉलिक्यूल्स, तो ये अपना रहेगा सी ऑप्शन। और डी में नन ऑफ दिस बोला गया है, तो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है हमें कि ऑप्शन बी हमारा सही आंसर। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं फटाफट से, और आगे हमें दिया गया क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पे हम आते हैं, द केमिकल इक्वेशन मस्ट बी बैलेंस्ड टू सेटिस्फाई। केमिकल रिएक्शन को बैलेंस होना चाहिए, क्या सेटिस्फाई करने के लिए? कौन सा लॉ यहाँ पे आएगा? किस लॉ के अकॉर्डिंग केमिकल रिएक्शन को बैलेंस होना चाहिए? तो यहाँ पर आ जाएगा बेटा, हमेशा याद रखना इस चीज को, कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या आ जाएगा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है क्या है? सर ये यहाँ पे कहता है कि कोई भी मास जो होता है वो ना तो कभी क्रिएट किया जा सकता है, ना ही कभी डिस्ट्रॉय हो सकता है। इसीलिए जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं हर एलिमेंट के, वो हमेशा दोनों साइड इक्वल होने चाहिए। क्या कि सर जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं वो बोथ साइड हमेशा क्या होंगे? कि बोथ साइड हमेशा इक्वल होंगे। इसीलिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से हमें बताया जाता है केमिकल इक्वेशन हमेशा बैलेंस होनी चाहिए।
कोई डाउट बेटा कि नहीं सर क्लियर हो गया है हमें? तो फटाफट से आगे बढ़ते हैं, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन भी दिए गए हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है कि सर नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल चेंज, इनमें से कौन सा फिजिकल चेंज नहीं है? तो इवेपोरेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल का इवेपोरेट होना, ठीक है। सेकंड ही है सब्लिमेशन ऑफ आयोडीन, आयोडीन का सब्लिमेशन, डाइजेशन ऑफ फूड, मेल्टिंग ऑफ आइस। तो यहाँ पे बेटा हम टिक लगा देंगे फटाफट से अपने डाइजेशन ऑफ फूड पर। क्यों? अब इसके बात करते हैं कि डाइजेशन ऑफ फूड जो होता है वो केमिकल रिएक्शन लेके चलता है। क्या? कि डाइजेशन ऑफ फूड में केमिकल रिएक्शन होती है, क्योंकि 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 यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर बेटा कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को सिंपल फूड मटेरियल में ब्रेक किया जाता है, कॉम्प्लेक्स से सिंपल में ब्रेक किया जाता है, और ये एक तरह का केमिकल चेंज है। और वही क्वेश्चन बोला गया था कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ केमिकल चेंज, में से कौन सा इनमें से कौन सा फिजिकल चेंज नहीं है? तो अल्कोहल का इवेपोरेट होना, सब्लिमेशन होना, मेल्टिंग ऑफ आइस फिजिकल चेंज है। तो बचा क्या? कि बचा डाइजेशन ऑफ फूड, तो वो हमारा फिजिकल चेंज नहीं है, वो हमारा केमिकल चेंज है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, व्हाट इज द सिंबल ऑफ AQ इन अ केमिकल इक्वेशन। याद रखना हमेशा AQ का जो सिंबल होता है उसका मतलब होता है एक्वस सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 7 हमें दिया गया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट केमिकल रिएक्शन इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जो केमिकल रिएक्शन के लिए गलत है? समझिए, एनर्जी इज ऑलवेज एब्जॉर्ब, केमिकल रिएक्शन में हमेशा एनर्जी एब्जॉर्ब होती है कि बिल्कुल भी नहीं, केमिकल रिएक्शन में एनर्जी एब्जॉर्ब ही नहीं होती है, एनर्जी रिलीज भी होती है। क्या? तो आप लोगों ने वहाँ पे देखा होगा एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक में क्या होता है, जैसे एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, और एक्सोथर्मिक में एनर्जी रिलीज होती है। तो यहाँ तो बोल रहा है कि एनर्जी इज ऑलवेज एब्जॉर्ब, कि एनर्जी हमेशा एब्जॉर्ब ही होती है, तो बिल्कुल नहीं, एनर्जी तो वहाँ पर रिलीज भी होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन में। तो ये स्टेटमेंट हमारा केमिकल रिएक्शन के लिए गलत हो जाएगा, तो पहले ही हमें आंसर यहाँ पर मिल चुका है। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दिया गया है, तो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, द रिएक्टेंट्स ऑफ द इक्वेशन जिंक प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड इज इक्वल्स टू ZnSO4 प्लस H2R। तो बेटा हमेशा याद रखना, किसी भी केमिकल रिएक्शन में, किसी भी केमिकल रिएक्शन को जब हम लिखते हैं, तो केमिकल रिएक्शन को लिखने के लिए लेफ्ट साइड और राइट साइड, अपने पास दो साइडें होती हैं। तो लेफ्ट में हमेशा अपने आते हैं रिएक्टेंट, क्या आएंगी कि सर लेफ्ट में हमेशा रिएक्टेंट आएंगे, और राइट में हमेशा आएगा अपना प्रोडक्ट। ये तरीका होता है लिखने का, तो इसको याद रखना बेटा हमेशा। तो हमें क्या दिया क्वेश्चन नंबर 8 में कि जो हमारे पास जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड दिया गया, तो जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड जो हमारे पास लेफ्ट साइड में है वो हमारे रिएक्टेंट्स हो जाएंगे। तो द ऑप्शंस आर कि Zn प्लस H2SO4, ऑप्शन ए हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 हमें दिया गया बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हैज इक्वल नंबर्स ऑफ डैश ऑन बोथ साइड्स। केमिकल एक इक्वेशन जब बैलेंस होती है तो क्या इक्वल होने चाहिए दोनों साइड? तो यहाँ पर हमेशा याद रखना कि हम जानते हैं किसी भी केमिकल इक्वेशन में अगर हम उसको बैलेंस लेकर चलते हैं, मतलब वहाँ पे हमारे नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट हमेशा दोनों साइड इक्वल होने चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं, आगे बढ़ते हैं। which one of the following represents a skeletal equation, इनमें से कौन सा ऐसा है जो एक स्केलेटल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हमें देना है कि स्केलेटल इक्वेशन को कौन रिप्रेजेंट करता है। तो स्केलेटल इक्वेशन होती क्या है, तो पहले तो वो जान लो कि एक स्केलेटल इक्वेशन क्या होती है। तो याद रखना अनबैलेंस्ड, एक वर्ड याद कर लो, क्या कि बेटा अनबैलेंस्ड। कौन सा? अनबैलेंस्ड। स्केलेटल इक्वेशन मतलब होता है अनबैलेंस्ड इक्वेशन जो बैलेंस्ड नहीं हो। तो क्वेश्चन नंबर 10 में देखते हैं 2mgO O2 2mgO ये हमारी बैलेंस्ड है, mg प्लस O2 तो यहाँ पर ये हमारी बैलेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ mg के एक है, mg का एक है, लेकिन O2 के दो है, लेकिन यहाँ O2 का एक ही दिखा रहा है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का बी ऑप्शन हमारा सही होगा, क्योंकि ये हमारी बैलेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि स्केलेटल इक्वेशन में हम देखते हैं कि स्केलेटल इक्वेशन मतलब होता है जो अनबैलेंस्ड फॉर्म में। ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं कि द रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन टू फॉर्म HCl इज द एग्जांपल ऑफ। द रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच का रिएक्शन जिसे HCl बनता है वो किसका एग्जांपल? तो इससे सिंपल तो कुछ हो ही नहीं सकता कि बेटा बोल रहा है हाइड्रोजन क्लोरीन इन दोनों को मिला दो, क्या बना कि सर HCl बना। HCl बना मतलब क्या हो रहा है कि सर दो एलिमेंट्स कंबाइन हो रहे हैं, कंबाइन हो रहा है तो कौन सी इक्वेशन? कि सर ये हो जाएगी कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन इक्वेशन। कौन सी बन जाएगी सर? कॉम्बिनेशन हमारी रिएक्शन बन जाएगी। तो बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। CaO प्लस H2O इज गिव CaOH का होल ट्वाइस इज अ,
ये कौन सी इक्वेशन है? तो बहुत बेटा अच्छे, यहाँ पर हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर जो हमसे पूछा गया है। तो आपको यहाँ भी दिख रहा होगा कि CaO हमारे पास एक एलिमेंट था, दूसरा H2O, ये दोनों क्या हुए, कंबाइन होगा, कंबाइन होकर इन लोगों ने एक कंपाउंड बनाया जिसको हम बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फिर आता है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इज एन एग्जांपल ऑफ, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इज एन एग्जांपल ऑफ, वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस किस तरह का एग्जांपल है? क्या वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, क्या वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, या फिर वो डिकम्पोजिशन है, या फिर वो डबल डिस्प्लेसमेंट है? तो इस चीज में हमेशा 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 याद रखना है कि वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब दैट इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सा, और सॉरी सॉरी सॉरी, थोड़ा माफ करना बेटा, डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा यहाँ पे आपका हो जाएगा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कौन सा हो जाएगा कि सर यहाँ पे हमारा हो जाएगा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थोड़ी सी गलती हो गई बेटा, इंसान है, हम भी इंसानों से गलतियां होती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें चीजें क्या करना है, सही लेकर चलना है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया था कि वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस कैसे होता है, कि वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इससे क्यों? क्योंकि वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस एक ऐसी प्रोसेस है जहां पर इलेक्ट्रिक करंट पास कराया जाता है, जहां पर वाटर से, पानी से इलेक्ट्रिक करंट पास कराया जाता है, और इलेक्ट्रिक करंट पास होने की वजह से क्या होगा, जैसा इलेक्ट्रिक करंट पास होने की वजह से जो हाइड्रोजन है, जो H2O अपना मॉलिक्यूल था, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ब्रेक हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जब किसी एक कंपाउंड से, जब एक कंपाउंड को ब्रेक करके उसको दो एलिमेंट में डिवाइड कर देते हैं, तो वो हमारी बन जाती है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अगला क्वेश्चन दिया, विच आर द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन। ऐसी कौन सी रिएक्शन है जो थर्मल डिकम्पोजिशन है? तो पहले समझ लो थर्मल डिकम्पोजिशन क्या होता है। थर्मल मींस एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू हीट, और डिकम्पोजिशन मतलब टूट जाना। तो ऐसी कोई भी चीज, ऐसा कोई भी कंपाउंड जो हीट की वजह से टूट जाए, हीट की वजह से डिकम्पोज हो जाए, तो वो कौन सा होगा? तो वो बहुत 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 अच्छे। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बेटा ऑप्शन ए, दैट इज पोटेशियम। क्या हो जाएगा बेटा? बोलो 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 बोलो, बताओ बताओ बताओ। तो सर यहाँ पर हमारा हो जाएगा, जो आंसर होगा वो पोटेशियम क्लोरेट। क्या हो जाएगा कि सर पोटेशियम क्लोरेट को जब हम तोड़ते हैं तो वो हमारा टूटकर पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में ब्रेक हो जाता है, और इसको हम थर्मल डिकम्पोजिशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दैट इज अ थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कैसी? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हीट की रिक्वायरमेंट होती है टूटने के लिए, बिना हीट के ये ब्रेक नहीं हो सकता। सेम क्वेश्चन नंबर 15 आ रहा है। 15 में क्या बोला गया कि बताओ जिंक और कॉपर सल्फेट का जो रिएक्शन होगा उसमें क्या बनेगा। तो आप देख पा रहे हो कि जिंक ने क्या किया, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और खुद ने जगह बना ली। कॉपर को डिस्प्लेस करके खुद ने जगह बना ली सल्फेट के साथ, और कॉपर को अलग कर दिया। तो ऐसी रिएक्शन बनती है हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सी बनेगी? कैसा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलिए बहुत जल्दी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 16, द रिएक्शन बिटवीन सोडियम सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड फॉर्म्स बेरियम सल्फेट एंड NaCl। तो आप देख पा रहे हो पहले हमारे पास क्या था, सोडियम सल्फेट के साथ था, बेरियम क्लोरीन के साथ था। उसके बाद क्या हुआ कि सोडियम चला गया क्लोरीन के साथ और बेरियम चला गया सल्फेट के साथ। मतलब दो कंपाउंड थे, और दो कंपाउंड में दोनों ने क्या किया कि दोनों ने अपनी प्लेस को एक्सचेंज कर लिया। और ऐसा फॉर्मूला हमें हमेशा कहाँ देखने को मिलता है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। कहाँ पे? हमेशा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। पहचानने के बहुत छोटी छोटी ट्रिक्स हैं आप लोगों के लिए। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 17 के, डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इन सनलाइट इज एन एग्जांपल ऑफ, डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इन सनलाइट इज एन एग्जांपल ऑफ, कि सिल्वर क्लोराइड का डिकम्पोज होना सनलाइट की मदद से, सिल्वर क्लोराइड का डिकम्पोज होना इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ये किसका एग्जांपल है? तो याद रखना सनलाइट की प्रेजेंस में हो रहा है, तो फिर इसको हम बोलेंगे क्या कि सनलाइट की प्रेजेंस में होने की वजह से ये हमारी बन जाएगी फोटो केमिकल, फोटो केमिकल। अब ये डिकम्पोज हो रहा है तो फोटो केमिकल डिकम्पोजिशन। क्या हो जाएगा? फोटो केमिकल डिकम्पोजिशन। कोई डाउट कि नहीं? सर हो गया, बहुत बढ़िया। ऐसे हमें कंसेप्ट को सीखते हुए चलना है, और ऐसे इस सीरीज में बने रहना है। मुझे पता है इस सीरीज के बाद आप MCQs शायद ही आपसे कोई छूट पाए, और शायद ही है कोई क्वेश्चन ऐसा है MCQs का जो आप ना कर पाओ। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया, द रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड्स एक्सचेंज देयर आयंस टू फॉर्म न्यू कंपाउंड इज कॉल्ड।
जैसे कौन सी रिएक्शन है जिस रिएक्शन में दो आयंस आपस में क्या करते हैं कि आपस में वहाँ पे एक्सचेंज कर लेते हैं। तो मैंने अभी क्या बताया था कि जब एक्सचेंज की बात आ रही होती है आपस में तो वो रिएक्शन कौन सी बनती है, वो बनती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अगला है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, ऑप्शन दिया है कि वन एलिमेंट रिप्लेसेस अनदर एलिमेंट इन अ कंपाउंड, के कंपाउंड में एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को रिप्लेस कर देता है। ऑप्शन बी, दो एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म अ कंपाउंड, के दो एलिमेंट कंबाइन करते हैं, कंबाइन करते तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती थी, कैंसिल ही हो गया। ठीक है। और ऑप्शन सी में दिया गया अ कंपाउंड स्प्लिट्स इनटू सिंपलर प्रोडक्ट, के एक कंपाउंड छोटे छोटे प्रोडक्ट में सिंप्लीफाई हो जाता है, टूट जाता है। तो टूटने का काम तो भाई क्या होता है कि टूटने का काम तो होता है अपना डिकम्पोजिशन रिएक्शन में। ठीक है, कोई बात नहीं, ये भी छोड़ो। नन ऑफ दिस तो होगा नहीं भाई। क्वेश्चन नंबर ए, हमें ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है कि एक एलिमेंट जब किसी दूसरे एलिमेंट को रिप्लेस कर देता है किसी भी कंपाउंड में तो हमारी क्या बन जाती है कि वो बन जाती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 20 में आते हैं। 20 में दिया गया है 2H2O2 गिव्स 2H2O प्लस O2। ये क्या है कि सर एक कंपाउंड दिया गया था। क्या दिया है कि एक कंपाउंड दिया गया है, उस कंपाउंड को तोड़कर दो एलिमेंट बनाए गए हैं। ठीक है, तो अगर एक कंपाउंड को तोड़कर दो एलिमेंट बनाए जाएं तो ये बहुत अच्छे से पता है कि इस तरह की रिएक्शन जो होती हैं वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती हैं। तो ऑप्शन हमारा ए यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर हमारा ए हो जाएगा। इस तरह की रिएक्शन क्या होती है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। हमारा ऑप्शन ए क्लियर हो जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। इस तरह के क्वेश्चन से हमें देख के चलने बहुत सारा आराम से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 दिया, द रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम विद ऑक्सीजन, द रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम विद ऑक्सीजन फॉर्मिंग मैग्नीशियम ऑक्साइड, के मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का जो रिएक्शन होगा, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का जो रिएक्शन होगा वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। ये कौन सा रिएक्शन है? तो भाई इससे ज़्यादा सिंपल तो कुछ हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि भाई इस तरह की रिएक्शंस और जो मैग्नीशियम वाली रिएक्शन हमने कई बार पढ़ी हुई है। कई बार हमने इस तरह की रिएक्शंस को वहाँ पे देखा हुआ है। तो इस तरह की रिएक्शंस को तुम बहुत इजीली बता देंगे कि जो रिएक्शंस होती हैं वो ऑक्सीडेशन है। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम में ऑक्सीजन ऐड हो रही है और जब भी किसी भी कंपाउंड या किसी भी एलिमेंट में ऑक्सीजन ऐड होती है तो वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। ऑक्सीजन रिमूव होती है तो वो रिडक्शन रिएक्शन होती है। ठीक है, इसी का मिलता जुलता है। हाइड्रोजन ले लो कि जब हाइड्रोजन ऐड होती है तो रिडक्शन रिएक्शन, और जब हाइड्रोजन रिमूव होती है तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है बेटा, तो इस तरह से हम लेके चलते हैं। अब बात करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 22 कि व्हेन एन आयरन नील इज डिप्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन द कॉपर चेंजेस फ्रॉम ब्लू टू, कि अगर किसी कॉपर सल्फेट को आयरन को डाला जाए, आयरन नील आयरन के कील को डालते हैं तो कील को डालने से क्या होता है कि जो कलर होता है वो ब्लू से क्या हो जाता है, तो कलर का चेंजमेंट कि ब्लू से वो हो जाता है, पहले तो इसको हमेशा याद रखना, वो ग्रीन हो जाता है। कि जब भी आप आयरन नेल को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डालोगे तो वो हो जाएगा ब्लू से ग्रीन। अब ब्लू से ग्रीन क्यों? क्योंकि जो आयरन होता है, क्योंकि जो आयरन होता है वो कॉपर को आयरन कॉपर को डिस्प्लेस करेगा। क्या करेगा? कि जो आयरन होता है वो कॉपर को डिस्प्लेस करता है। डिस्प्लेस करने के बाद अब क्या होता है कि अब जो ब्लू कलर है, अब जो ब्लू कलर है वो ब्लू कलर हल्का सा लाइट ग्रीन हो जाता है। कैसा? कि हल्का सा लाइट ग्रीन हो जाता है और ये क्या बनाएगा, और ये अपना बनाएगा फेरस सल्फेट। ठीक है, तो हमने एक आयरन लिया, आयरन को जब कॉपर सल्फेट में डाला तो कॉपर सल्फेट में डालने से कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, आयरन सल्फेट बना लिया और ब्लू से हल्का सा लाइट ग्रीन हो गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 में दिया गया है कि इन द रिएक्शन FeSO4 के FeSO4 रिएक्शन में Fe2O3 ब्रेक हो रहा है, SO2 ब्रेक हो रहा है, SO3 निकल के आ रहा है। तो FeSO4 क्या है यहाँ पे? तो इसकी अगर हम बात करें यहाँ पर तो हम देख पा रहे हैं कि FeSO4 में क्या हो रहा है कि ऑक्सीडाइज्ड है। क्यों? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन ऐड है। रिड्यूस तो होता तो ऑक्सीजन ऐड नहीं होती, और डिस्प्लेस्ड होता तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अलग हो जाती है, और न्यूट्रलाइज तो यहाँ पे है ही नहीं, वो तो एसिड बेस में चला आ जाता है। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 24, द रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्मिंग सोडियम क्लोराइड एंड वाटर इज, कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड और NaOH की जो रिएक्शन होती है जिसमें सोडियम क्लोराइड और वाटर बनता है, ये कौन सी रिएक्शन है? तो याद रखना हमेशा कि एक एसिड और एक बेस, ये क्या है? एक एसिड है, ये एक बेस है, इसकी रिएक्शन जब भी होगी
तो वो एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बनती है। कौन सी? एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अगला दिया है कि व्हेन लेड नाइट्रेट इज हीटेड, कि लेड नाइट्रेट को जब हीट किया जाता है, गर्म किया जाता है, तो वो किस किस में टूट जाता है, किस किस में ब्रेक हो जाता है। तो जब भी लेड नाइट्रेट को ब्रेक किया जाएगा, याद रखना बेटा हमेशा कि लेड नाइट्रेट को जब भी ब्रेक किया जाएगा तो वो सॉरी तो वो टूटेगा किसमें, कि टूटेगा वो सर लेड ऑक्साइड, NO2 और O2। इस तरह से हमारे पास टोटल तीन पार्टिकल्स में वो ब्रेक हो जाता है। कोई डाउट बेटा कि नहीं सर? यहाँ पर हमारा लेड नाइट्रेट 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। उसके बाद हम करते हैं अगले क्वेश्चन के बाद एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। कि ऑक्सीजन का ऐड होना बहुत अच्छा, बहुत सिंपल, ऑक्सीडेशन। इससे सिंपल कुछ हो ही नहीं सकता बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स रिडक्शन? रिडक्शन क्या रिप्रेजेंट? गेन ऑफ ऑक्सीजन? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऑक्सीडेशन होता है। गेन ऑफ हाइड्रोजन? बिल्कुल सही है। लॉस ऑफ हाइड्रोजन? बिल्कुल नहीं, नन ऑफ दिस बिल्कुल नहीं। गेन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन मिलना मतलब रिडक्शन होता है। अगला क्वेश्चन दिया इन द रिएक्शन कॉपर ऑक्साइड CuO प्लस H2। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हम देख पा रहे हैं कि हमने देखा यहाँ पर 28 क्वेश्चन में कि जो हमें रिएक्शन दी गई थी, इस रिएक्शन में क्या हुआ कि इस रिएक्शन में किसको ऑक्सीडाइज किया गया है, पूछा गया है। तो CuO कॉपर ऑक्साइड तो पहले से ही ऑक्सीडाइज था, कॉपर तो पहले से ही ऑक्सीडाइज था। हुआ क्या कि अब यहाँ पर हाइड्रोजन जो अकेला था उसके साथ ऑक्सीजन ऐड हो गई। हम जानते हैं किसी के भी साथ जब ऑक्सीजन ऐड हो जाती है, ऑक्सीजन ऐड हो जाती है तो ऑक्सीडेशन हो जाता है। तो किसका ऑक्सीडेशन हुआ? कि हाइड्रोजन का, H2 का। अगला क्वेश्चन 29 द रिएक्शन बिटवीन कॉपर ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन जो हमारी यही वाली रिएक्शन है, इसके ऊपर वाली रिएक्शन की बात चल रही है। ये रिएक्शन जो है वो कौन सी रिएक्शन है? तो ये रिएक्शन जो बेटा है वो रेडॉक्स रिएक्शन। कैसी है? रेडॉक्स, जहां पर हमें क्या होता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन देखने को मिलता है। ऐसी रिएक्शंस को हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं कॉपर के पास पहले ऑक्सीजन था, अब नहीं है, मतलब कॉपर का तो रिडक्शन हो गया। और हाइड्रोजन के पास पहले ऑक्सीजन नहीं था, अब है, तो उसका तो ऑक्सीडेशन हो गया। इस तरह से क्या बन गई? इस तरह से ये एक रेडॉक्स रिएक्शन बन जाती है। अगला क्वेश्चन 30 वाला में दिया गया है कि रिडक्शन इन्वॉल्व, रिडक्शन में क्या होता है? तो हमने बताया था कि रिडक्शन जो होता है, रिडक्शन रिडक्शन में ऑक्सीजन रिमूव हो जाती है और हाइड्रोजन ऐड हो जाता है। तो क्या दिया? लॉस ऑफ ऑक्सीजन, बिल्कुल सही। गेन ऑफ ऑक्सीजन, बिल्कुल नहीं, ये तो होगा ही नहीं। लॉस ऑफ हाइड्रोजन, बिल्कुल नहीं। तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन क्या हो सकता है रिडक्शन में? रिडक्शन में बेटा होगा लॉस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का लॉस होना हमारा रिडक्शन प्रोसेस कहलाएगा। क्लियर है? चलो बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 31 दिया है द रस्टिंग ऑफ आयरन इन्वॉल्व्स। रस्टिंग ऑफ आयरन में क्या होता है हम देखते हैं। तो आयरन हमारे पास था, आयरन आयरन से क्या बन जाता है? आयरन से बन जाता है फेरिक ऑक्साइड। क्या बनेगा? फेरिक ऑक्साइड, Fe2O3। तो फेरिक ऑक्साइड मतलब आयरन में ऑक्सीजन का ऐड होना, दैट इज अ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, दैट इज अ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। बहुत अच्छा, बहुत सिंपल क्वेश्चन। व्हाट इज द कलर ऑफ कॉपर ऑक्साइड? कॉपर ऑक्साइड का कलर क्या होगा? अभी जस्ट हम लोग पढ़ के आए हैं कि कॉपर ऑक्साइड कलर क्या होगा, कि कॉपर ऑक्साइड का जो कलर होता है वो होता है हमेशा ब्लैक, दैट इज ब्लैक कलर। कॉपर ऑक्साइड कलर कैसा होगा? हमेशा पूछा जाए तो ब्लैक कलर। कि व्हेन कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन, जब भी कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगी तो क्या बनाएगी? तो याद रखना हमेशा, जब भी कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगी तो वो कॉपर अलग रहेगा। कॉपर ऑक्साइड थी, क्या थी कि सर? कॉपर ऑक्साइड थी, हाइड्रोजन से रिएक्ट किया तो क्या बनाया कि सर कॉपर अलग हो गया, हाइड्रोजन रिएक्ट कर गई ऑक्सीजन के साथ। तो हमारे पास पहला ऑप्शन Cu प्लस H2O। क्वेश्चन नंबर 34 इन द रेडॉक्स रिएक्शन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर। एक रेडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होते हैं, कैसे? कैसे होते हैं? सेपरेटली होते हैं, साइमल्टेनियसली होते हैं, वन आफ्टर टुगेदर होते हैं, या फिर नेवर? तो ये होता है हमेशा साइमल्टेनियसली। कैसा होगा? इसे साइमल्टेनियसली होता है कि एक रेडॉक्स रिएक्शन में जो होता है वो एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक ही टाइम पर हो सकते हैं या फिर होते हैं, इसलिए साइमल्टेनियसली हमारा ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इनमें से कौन सा ऑक्सीडेशन रिएक्शन का एग्जांपल है? तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हम बहुत बार पढ़ भी चुके हैं कि 35 का हमारा ये हो जाएगा, दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, बेस्ट एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 36 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेडॉक्स रिएक्शन। इनमें से कौन सा रेडॉक्स रिएक्शन है? तो अगर हम यहाँ पर देखें, जिंक के पास कुछ नहीं था लेकिन सल्फेट आ गया, ऑक्सीजन आ गया, तो ऑक्सीडेशन हो गया।
लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें सल्फेट था, तो सल्फेट रिमूव हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर सल्फेट रिमूव हुआ मतलब ऑक्सीजन रिमूव हो गया H से, तो ये रेडॉक्स रिएक्शन है, ठीक है। और H2 प्लस Cl2 2HCl, H2 प्लस Cl2 मतलब क्लोरीन में हाइड्रोजन का ऐड होना, क्लोरीन में हाइड्रोजन का ऐड होना, क्लोरीन का रिडक्शन हो रहा है, क्लोरीन का रिडक्शन हो रहा है, मतलब ये रिडॉक्स रिएक्शन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सी दिया है कॉपर ऑक्साइड, भाई ये तो पढ़ के ही आए हैं, रिडॉक्स रिएक्शन मतलब ऑल ऑफ द अबव हमारा आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव के सारे ऑप्शन हमारे आंसर सही हैं, सारे ऑप्शंस में हमारे पास रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 37 व्हिच व्हेन मैग्नीशियम रिबन बर्न्स इन एयर, कि मैग्नीशियम रिबन जब एयर में बर्न की जाती है तो क्या बनाएगी। तो इससे सिंपल क्वेश्चन मैं कह रहा हूँ, कई बार मैं इस क्वेश्चन को रिपीट कर चुका हूँ, कई बार ये क्वेश्चन आता भी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैग्नीशियम ऑक्साइड यहाँ पर ये बनाएगी। मैग्नीशियम ऑक्साइड से मिलते जुलते बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे यहाँ पे। चलिए 38 द प्रोसेस ऑफ कोटिंग जिंक ओवर आयरन, इसको हम बोलते हैं बेटा गैल्वेनाइजेशन, क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे गैल्वेनाइजेशन। इसमें क्या करते हैं कि आयरन को जंग से बचाने के लिए हम जिंक की कोटिंग कर देते हैं। 39 द सब्सटेंस दैट लूजेस इलेक्ट्रॉन, ऐसा सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, ये हमारे रेडॉक्स रिएक्शन का ही एग्जांपल है, इलेक्ट्रॉन मेथड से, जहाँ पर हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन जब लूज होते हैं तो ऑक्सीडाइज और गेन होते हैं तो रिड्यूस्ड हो जाता है, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 40 द रस्ट फॉर्म्ड ऑन आयरन इज, जो आयरन पे रस्ट बन जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, मैंने कितनी बार अभी इसका नाम लिया आपको याद होगा कि इसका नाम होता है फेरस ऑक्साइड, Fe2O3 फेरस ऑक्साइड। व्हेन लेड नाइट्रेट इज हीटेड ब्राउन फ्यूम्स आर ऑब्जर्व्ड ड्यू टू, कि जब लेड नाइट्रेट को हीट किया जाता है तो ब्राउन फ्यूम्स निकलते हैं, ये क्यों निकलते हैं। तो पहले तो ये समझ लो कि जो लेड नाइट्रेट को हीट किया जाता है तो ब्राउन फ्यूम्स जो निकलते हैं वो निकलते हैं हमारे NO2 गैस के द्वारा, किसके द्वारा निकलते हैं कि सर वो हमारे NO2 गैस के द्वारा निकलते हैं। क्यों, क्योंकि ये एक थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इसकी एक थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन में जब भी लेड नाइट्रेट को हीट किया जाता है तो NO2 गैस निकलती है, लेड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पर इसी गैस की वजह से यहाँ पर हमारे पास ब्राउन फ्यूम्स हमें देखने को मिलेंगे लेड नाइट्रेट में। याद रखना हमेशा कि जब भी लेड नाइट्रेट को हीट किया जाएगा तो लेड नाइट्रेट को हीट करने से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस की वजह से ब्राउन फ्यूम्स का फॉर्मेशन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 हमें दिया गया है, बहुत करीब हम आ रहे हैं एंडिंग की ओर चले जा रहे हैं और बहुत शानदार तरीके से इस क्लास को एंड करने वाले हैं। 50 क्वेश्चन की सीरीज हमारी। क्वेश्चन नंबर 42 व्हाट हैपेंस व्हेन सिल्वर क्लोराइड इज एक्सपोज्ड टू सनलाइट, सिल्वर क्लोराइड को जब सनलाइट में लाया जाता है क्या होगा, कि सिल्वर क्लोराइड को जब सनलाइट में लाया जाएगा तो वो सनलाइट में आने से ही वो अपने कलर को क्या कर लेगी, वो अपने कलर को सर ब्लैक कर लेगी, इट फॉर्म्स ब्लैक, इट टर्न्स ब्लैक ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर, वो अपने आप को ब्लैक कर लेगी। क्यों, क्योंकि सिल्वर क्लोराइड जो होता है वो जब भी लाइट में लाया जाएगा वो लाइट में लाने से ब्लैक हो जाता है, वो सिल्वर और क्लोरीन गैस अलग हो जाती है। ये एक तरह की थर्मल डिकम्पोजिशन या फिर हम क्या फोटो केमिकल डिकम्पोजिशन कैसे कह सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, बहुत अच्छे। क्वेश्चन 43 विच टाइप ऑफ रिएक्शन प्रोड्यूसेस एनर्जी, इनमें से कौन सा रिएक्शन एनर्जी बनाता है। तो पहला एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन ही एक ऐसा रिएक्शन है जहां पर क्या होती है कि जहां पर हमारी एनर्जी रिलीज होती है, एंडोथर्मिक में एब्जॉर्ब होती है, और डिस्प्लेसमेंट में हमारे पास जो दो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि डिस्प्लेसमेंट में एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है, और डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि डबल डिस्प्लेसमेंट में दो कंपाउंड होते हैं उनमें से एक कंपाउंड अपनी प्लेस को एक्सचेंज कर लेता है। तो यहाँ पर हमारे पास कौन सा बना है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जहाँ पर हमारी क्या होती है एनर्जी बनती है, एनर्जी रिलीज होती है। क्वेश्चन नंबर 44 बहुत शानदार तरीके से क्लास कमेंट करने वाले हैं कि फोटोसिंथेसिस इज एन एग्जांपल ऑफ, फोटोसिंथेसिस एक एग्जांपल है किसका, कि फोटोसिंथेसिस एक एग्जांपल है एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, न्यूट्रलाइजेशन या फिर डिस्प्लेसमेंट, इनमें से कौन सा। तो फोटोसिंथेसिस एक एग्जांपल है अपना एंडोथर्मिक रिएक्शन का। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है उसको सनलाइट चाहिए होती है, सनलाइट के बिना वो कभी भी इसको कंप्लीट नहीं कर सकते प्लांट। तो सनलाइट को हम क्या कर रहे हैं कि हम एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, सनलाइट की जो सन एनर्जी है, जो हीट एनर्जी है उसको हम क्या कर रहे हैं एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो एब्जॉर्ब किस में करते हैं कि एब्जॉर्ब करते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन में। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 45
द रस्टिंग ऑफ आयरन रिक्वायर्स, रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन में जंग लगना, जंग लग जाती है आयरन में, ब्राउन ब्राउन सी, इसको क्या चाहिए? ऑप्शन ए एयर एंड मॉइस्चर, ऑप्शन बी ओनली एयर, ऑप्शन बी ओनली मॉइस्चर, या फिर ऑप्शन डी CO2 एंड मॉइस्चर। तो इससे सिंपल क्वेश्चन तो शायद ही कोई होगा इस पूरे सीरीज में कि जंग लगती है तो क्यों लगती है? तो भाई ऊपर हम रख देते हैं लोहे को छत वगैरह पे, तो हवा चलती है, नमी होती है पानी हवा में, उस वजह से क्या होता है कि जंग लग जाती है। तो एयर एंड मॉइस्चर, द ऑप्शन ए इज करेक्ट। 46 विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एक्सोथर्मिक, कौन सी रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन है? तो हमें कुछ दिए गए ऑप्शंस यहाँ पे। ऑप्शन ए दिया गया बर्निंग ऑफ कोल, फोटोसिंथेसिस, डिसॉल्विंग अमोनियम क्लोराइड इन वाटर और इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। तो फोटोसिंथेसिस, डिसॉल्विंग अमोनियम क्लोराइड इन वाटर और इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, ऑप्शन बी सी डी, ये तीनों ही ऐसे ऑप्शन है जिनमें हमें एनर्जी को एब्जॉर्ब करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? कि इनमें एनर्जी को एब्जॉर्ब करना पड़ता है, मतलब वो तो एंडोथर्मिक हो गया। तो फिर एक्सोथर्मिक कौन सा बचा? कि बर्निंग ऑफ कोल, के कोल को जलाने से हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, मतलब एनर्जी रिलीज हो रही है। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, बर्निंग ऑफ कोल। एंड द लास्ट थ्री क्वेश्चंस आर, दैट इज फर्स्ट 47, द केमिकल चेंज अमंग द फॉलोइंग इज, इनमें से कौन सा केमिकल चेंज है? वैक्स का मेल्ट होना, वैक्स का मेल्ट होना। भाई वैक्स मेल्ट होगी दोबारा सही हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। बर्निंग ऑफ वैक्स, वैक्स अगर एक बार जल गई तो उसको आप दोबारा से गेन नहीं कर सकते, क्योंकि वो वेपर बन के उड़ जाएगी, फिर आपको कुछ नहीं मिलेगा वहां पे। तो ऑप्शन बी हम कह सकते हैं यहाँ पे सही है, क्योंकि ये एक हमारा केमिकल चेंज है, वो दोबारा हमें रिवर्स नहीं मिलता। बाकी जो चीजें हैं, जैसे आयरन का सैंड में मिक्स करना, वापस मिल जाएगा। पानी में नमक में पानी मिलाना, वो भी वापस मिल जाएगा, वापस से रिवर्स हो जाएगा। मेल्टिंग ऑफ गैस रिवर्स हो जाएगी, लेकिन बर्निंग ऑफ गैस रिवर्स नहीं हो सकती। दैट्स द परमानेंट चेंज, तो ये केमिकल चेंज में आ जाएगा। तो द लास्ट which one of the following is a double displacement reaction, इनमें से कौन सा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है? तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन सा दिख रहा है आपको? आप देख पा रहे हो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में दो कंपाउंड के एक एक एलिमेंट अपनी जगह को एक्सचेंज कर लेते हैं, यही कहलाती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ऐसा सिर्फ और सिर्फ हमें कहाँ दिख रहा है क्वेश्चन में? ऑप्शन ए में दिख रहा है कि AgNO3 और NaCl में Ag ने और Na ने अपनी जगह एक्सचेंज कर ली, तो ये हमारी बन जाएगी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। And the last second question is the chemical formula of bleaching powder, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रख लेना हमेशा के लिए। फिर जो ब्लीचिंग पाउडर, जिसको हम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड के नाम से भी जानते हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड के नाम से जानते हैं, तो वो हमारा ब्लीचिंग पाउडर का एक फॉर्मूला बन जाएगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड द फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। इसका अगर नेम पूछा जाए तो क्या बोलेंगे? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है बेटा, तो आज की सीरीज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो ऑप्शन ए, ऑक्सीडेशन इज द लॉस ऑफ ऑक्सीजन, नहीं, गलत। ऑक्सीडेशन में गेन होता है ऑक्सीजन का, लॉस नहीं होता। तो ऑप्शन ए गलत हो गया। ऑप्शन बी दिया गया रिडक्शन इज गेन ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन में ऑक्सीजन का गेन होता है, तो बिल्कुल नहीं। रिडक्शन में हाइड्रोजन का गेन होता है, ऑक्सीजन लूज हो जाती है वहां पे, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सीडेशन इज गेन ऑफ ऑक्सीजन एंड लॉस ऑफ हाइड्रोजन, ये बिल्कुल सही है कि ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन को हम ऐड करते हैं और हाइड्रोजन को रिमूव कर देते हैं, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। ऑप्शन डी हमें दिया गया रिडक्शन में ऑक्सीजन गेन होती है, हाइड्रोजन लॉस होता है, तो बिल्कुल गलत है। तो हमारे ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी ये बिल्कुल गलत है। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा 101%। तो इस तरह से आपकी ये 50 क्वेश्चंस की सीरीज यहाँ पर हम खत्म करते हैं। आज की हमारी 50 क्वेश्चंस की सीरीज हम खत्म करते हैं, फिनिश करते हैं, और बहुत शानदार तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चंस को लगाया, इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस की। तो इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए, बने रहिए हमारे साथ, और ऐसी सीरीज के लिए, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस के लिए, जिससे आपकी बोर्ड की तैयारी, बोर्ड का रिजल्ट धमाकेदार कंडीशन में, धमाकेदार पोजीशन पे, एक टॉप नॉच लेवल की तैयारी के साथ हम लेकर जाएं। और 90 प्लस, भाई 90 प्लस बहुत छोटा टारगेट है, 90 प्लस तो हमें लेके आने ही आने। मैं तो कह रहा हूँ 95 चाहिए, 99 चाहिए, तब जाकर हम कहीं ना कहीं अपना एक सिक्का जमा पाएंगे। तो अगले चैप्टर की 50 सीरीज के लिए बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए जय हिंद।